हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। ओके बेटा, आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के लेक्चर 3। ओके बेटा, तो इससे जो प्रीवियस लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में थे उसमें हम लोगों ने सिंपल चीजें देखी थी, जस्ट लाइक ह्यूमन आई क्या है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर ह्यूमन आई के डिफेक्ट क्या होते हैं, इन चीजों के लिए भी हमने डिस्कस किया, उनके डिफेक्ट को किस तरीके से हम लोग दूर करते हैं, इन पे हम लोगों ने डिस्कस किया। आज हम थोड़ा सा और उससे आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे व्हाई डू वी हैव टू आई, देन इट मीन्स टू से हमारे पास दो आंखें क्यों होती हैं। अब देखिएगा बेटा, हमारे पास दो आंखें, देखिएगा लगभग लगभग सभी बींग्स में या फिर कुछ जानवरों में भी आप देखेंगे सभी के पास दो ही आंखें होती है, लेकिन अब सबकी पोजीशंस जो होती है, आईज की जो पोजीशंस होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है अलग अलग एनिमल्स में। मैक्सिमम जानवर आप देखेंगे या फिर ह्यूमन बीइंग तो सभी में है, बाकी कुछ मैक्सिमम जानवर या जितने भी एनिमल्स हैं उसमें आप ये देखने को मिलेगा कि उनकी आंखें आगे की तरफ यानी कि सामने की तरफ, जैसे हम लोगों की आंखें होती हैं। ठीक है, और इसका क्या बेनिफिट होता है, कैसे बेनिफिट होता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। एक्चुअल में होता ये है कि बेटा, अगर हमारे पास एक आंख होगी, ठीक है बेटा, सीधे सीधे समझिएगा कि अगर हमारे पास एक आंख होती है, एक आंख का मतलब अगर हमारे पास एक सिंगल आई होती है, ठीक है, वन आई, अगर हमारे पास वन आई होती है तो हमारे पास जो विजन का एंगल आता है, ठीक है, वो होता है बेटा 150 डिग्री। अगर आप अपनी एक आंख को बंद करके देखेंगे, जस्ट लाइक एक आंख क्लोज करिए और दूसरी आंख से देखिए, तो आपको एक पर्टिकुलर इस साइड का और एक पर्टिकुलर इस साइड, दोनों साइड का रीजन दिखाई देता है। तो ये लगभग अगर आप एक आंख से देखते हैं बेटा तो आपको लगभग इतना रीजन दिखाई देता है, दैट इज अबाउट टू 150 डिग्री। ये 150 डिग्री के रीजन को देखता है। लेकिन अगर आप दोनों आंखें देखते हैं तो दोनों आंखों के साथ क्या होता है बेटा, एक आंख तो यहाँ है, साथ ही साथ दूसरी आंख यहाँ है, तो आप इससे 150 लगभग देख रहे हैं और इससे 150 लगभग देख रहे हैं, तो हमको ये जो रीजन मिल रहा है बेटा, ये काफी बड़ा रीजन मिल जाता है। ठीक है, तो ये रीजन अप्रोक्सीमेटली हम मान के चलते हैं कि हमें 180 का रीजन मिलता है। ठीक है, कितना रीजन मिलता है हमें, 180 का। तो हमारी दो आंखें होने से हमारा जो रीजन होता है देखने का, वो क्या हो जाता है, एक फील्ड जो होती है हमारी वो काफी बड़ी हो जाती है, ब्रॉड फील्ड हमें मिलती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है व्हाई डू वी हैव टू आईज, कह रहा है हैविंग टू आईज गिव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, यानी कि हमें बहुत ज्यादा दिखाई देता है। अ ह्यूमन being has an horizontal field of view of about 150 degree with one eye open, but with the two eye open the field of view becomes 180 degree, यानी कि दोनों आंखों से हमें काफी कुछ दिखाई देता है। अब जस्ट इमेजिन कर लीजिए, आपको कभी कभी दिक्कतें होती हैं अगर आप एक आंख बंद करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर आप ये आंख बंद करते हैं तो आपको इस साइड का उतना क्लोज व्यू नहीं दिखाई देता है जितना इधर का दिखाई देता है। अगर आप इस आंख को क्लोज करते हैं तो आपको इस डायरेक्शन का व्यू ज्यादा दिखाई देता है, इवन इस डायरेक्शन का व्यू कम दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास दोनों आंखें हैं तो आपको दोनों डायरेक्शन के व्यू काफी ब्रॉड लेवल पे दिखाई देते हैं। देन इट मींस टू से आपकी दोनों आंखों का होने से आपका जो फील्ड होता है, विजन का फील्ड जो होता है वो काफी बड़ा हो जाता है, जो कि हम 180 डिग्री मानते हैं। आगे कह रहा है हैविंग टू आईज इनेबल अस टू जज द डिस्टेंस मोर एक्यूरेटली। हमारी दो आंखें होने का सबसे अच्छा फायदा ये भी होता है कि हम डिस्टेंस को इजीली जज करते हैं बेटा। डिस्टेंस को इजीली जज करने का मतलब एक एक्यूरेसी हमारे पास आती है। अगर हम वन आई से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को जज करते हैं तो क्या होता है, वो कभी कभी रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, लेकिन दोनों आंखों से क्या होता है, एक्यूरेसी आती है और हम डिस्टेंस को परफेक्टली जज कर सकते हैं। इसका एक और एक्यूरेसी का एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। जैसे मान लीजिए कोई पेन है, ठीक है, कोई भी चीज अगर आप एक आंख से देखिए, पहले एक आंख बंद करिए और दूसरी चीज को देखिए, और दो चीजें आमने सामने होनी चाहिए। ठीक है, आप उनका लेवल को देखिए कि पहला ऑब्जेक्ट पीछे वाले ऑब्जेक्ट के कितने लेवल पे आ रहा है। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास पेन है और मैं यहाँ सामने स्क्रीन पर देख रहा हूँ और मैंने एक आंख बंद की, तो ये पेन पीछे वाले ऑब्जेक्ट के यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन के किस लेवल पर, किस पॉइंट पर आ रहा है, ये मैंने देखा। इसके बाद मैंने दूसरी आंख बंद की तो मैं देखूंगा कि ये ऑलरेडी अपनी पोजीशन चेंज कर चुका है। ये ऑलरेडी क्या कर चुका है बेटा, अपनी पोजीशन चेंज कर चुका है। लेकिन अगर मैं दोनों आंखों से देखूंगा तो दोनों आंखों के व्यू से मुझे ये परफेक्टली दिखाई देगा। इसका रीजन क्या होता है, इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिएगा होता क्या बेटा, यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये एक स्क्रीन है, ठीक है, आपकी एक आंख यहाँ है
और दूसरी आंख यहाँ है, ठीक है बेटा। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो अगर आप इस आंख से देखेंगे, मान लीजिए ये आंख क्लोज है, तो अगर आप इस आंख से देखेंगे तो आपकी लाइट ऐसे जाएगी और ये इधर कहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इस आंख से देखेंगे तो ये लाइट ऐसे जाएगी और ये इधर कहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो दोनों, पहले इसकी पोजीशन आपको इसके सामने दिखाई देगी, फिर इस आंख से देखेंगे तो इसकी पोजीशन आपको इसके सामने दिखाई देगी। लेकिन अगर आप दोनों आंख से देखते हैं तो एक्यूरेसी के साथ आपको इसकी पोजीशन यहीं पर दिखाई देती है, क्योंकि ये दोनों आंखों के साथ विजन दिखाता है और एक्यूरेसी के साथ इनको मिडिल में दिखा देगा, तो आपको ये विजन यहीं पर दिखाई देगा। तो आपको एक एक्यूरेसी मिलती है दोनों आंखों के यूज करने से, ठीक है बेटा। क्या होता है, दोनों आंखों से हमें एक्यूरेसी मिलती है, इस वजह से हमारे पास दो दो आंखें होती हैं। लेकिन इवन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, तुमने देखा होगा, जैसे जस्ट मान लो चूहे को मान लेते हैं, एक माउस होता है, उसकी दोनों आंखें कहाँ होती हैं, एकदम जस्ट सामने नहीं होती हैं, वो अगल बगल होती हैं आंखें। कहाँ होती हैं, अगल बगल, क्योंकि उसका चेहरे का शेप ही ऐसा होता है। तो उसके लिए क्या होता है बेटा, उसके लिए जो विजन का फील्ड होता है वो काफी बड़ा होता है, यानी कि वो इस साइड की लगभग सारी चीजें कवर करता है, वो इस साइड की लगभग सारी चीजें कवर करता है। इवन तुमने देखा होगा रैबिट्स वगैरह, इनकी भी आंखें बगल बगल होती हैं, तो ये क्या करते हैं, ज्यादा स्केप कर लेते हैं। स्केप करने का मतलब, अगर इनको हम कैच करना चाहें तो ये जल्दी स्केप कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास ब्रॉडर फील्ड होती है। अगर हम पीछे से भी इनके जाते हैं तो लगभग लगभग इनको सब कुछ दिखाई देता है, ठीक है, इसलिए ये तुरंत वहां से क्या करते हैं, स्केप कर लेते हैं, ठीक है। कैमलियन को देखा होगा, वो अपनी आंखें अलग अलग आंखों को अलग अलग डायरेक्शन में घुमा सकता है। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा, जितने भी अलग अलग जानवर होते हैं, अलग अलग एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उन सबकी आंखें अलग अलग जगह पे हो सकती हैं। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम लॉयन का। लॉयन की आंखें कहाँ होती हैं बेटा, सामने की तरफ होती हैं। तो सामने की तरफ आंखें होने से उसको फायदा ये होता है कि वो सामने पर्टिकुलर किसी अपने, जैसे मान लीजिए कोई प्रे है, उसको क्या कर सकता है, उसको एक्यूरेसी के साथ जज कर सकता है और उसको हंट कर सकता है, इजीली कर सकता है, क्योंकि उसकी दोनों आंखें सामने होती हैं। तो सामने होने आंखों का फायदा क्या होता है कि आप एक्यूरेसी के साथ डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, आपको विजन में कोई इधर उधर ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, तो ये बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है बेटा। इसलिए हमारे पास दो आंखें होती हैं। आगे देखते हैं बेटा प्रिज्म। अगर हम बात करेंगे बेटा प्रिज्म की, तो प्रिज्म होता क्या है एक्चुअल में बेटा, ये जो प्रिज्म होता है ना, ये 5 साइडेड एक ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें 3 रेक्टेंगुलर शेप्ड साइड होती हैं और 2 ट्रायंगुलर शेप की साइड होती हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, क्या कह रहा है प्रिज्म। अ प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय द 5 प्लेन सर्फेसेस विद अ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। इसका ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है। अब देखिएगा, ये कह रहा है रिफ्रैक्टिंग एज है, ये जो लाइन है बेटा, दैट लाइन इज रिफ्रैक्टिंग एज, दैट लाइन इज रिफ्रैक्टिंग एज। इसके बाद दे रहा है रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सा बेटा, ए बी सी। ये जो इन फ्रंट वाला ए बी सी है, इसके पीछे वाला भी एक ट्रायंगुलर शेप होगा, डी ई एफ। ये पीछे वाला होगा और ये सामने वाला। तो ये हो गया हमारा एक सामने वाला, ये ठीक है, और एक हो गया पीछे वाला ट्रायंगुलर शेप। अब ये जो रेक्टेंगुलर शेप है ए डी एफ सी और ए डी ई बी, ये 2 रेक्टेंगुलर शेप है, यही हमारे हो जाते हैं बेटा रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये हमारे क्या हो जाते हैं बेटा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो ये जो ट्रायंगुलर शेप वाले होते हैं, ये हमारे होते हैं बेटा रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो और नीचे एक बेस होता है, ये भी क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है। तो रेक्टेंगुलर ये साइड, रेक्टेंगुलर ये साइड और रेक्टेंगुलर ये साइड, ये हमारा बेस होता है। ये थोड़ा सा रफ भी चल जाएगा। इसके बाद ये रेक्टेंगुलर सरफेस होता है और ये, इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और ये सामने हमारा क्या होता है बेटा, ट्रायंगुलर शेप, और पीछे की तरफ एक ट्रायंगुलर शेप। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, देखिएगा यहां पे क्या रहा है, द प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म इज द ट्रायंगल ए बी सी। तो आगे वाला जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, ये प्रिंसिपल सेक्शन है। आगे द एंगल ए बी सी इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये वाला एंगल बेटा, एंगल सॉरी बी ए सी, देन इट मींस टू से, ये वाले एंगल की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए ये वाले एंगल को कह रहा है कि ये एंगल जो है बेटा, ये हमारा प्रिज्म का एंगल होता है। ये एंगल बी ए सी इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, ये प्रिज्म का एंगल होता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है विच इज डिनोटेड बाई ए लेटर ए, ये मैंने ए से दिखाया आपको वहां पे। आगे कह रहा है द 2 रेक्टेंगुलर सरफेस ए बी ई डी, ए बी ई और डी, ये 2 रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं
एंड ACFD, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो रेक्टेंगुलर सरफेस हैं, ठीक है। शोन शेडेड आर द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। द लाइन AD इज द रिफ्रैक्टिंग एज, अब ये जो लाइन AD है रिफ्रैक्टिंग एज, एंड द रेक्टेंगुलर सरफेस BCFE जो नीचे वाला बेस है, ठीक है, इज द बेस ऑफ द प्रिज्म विच इज यूजुअली ग्राउंडेड और मेड रफ। तो हमें इस बेस से कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता क्योंकि यहाँ से लाइट वगैरह को रिफ्लेक्ट करवाया नहीं है, क्योंकि ये बेस है नीचे रखा रहता, कोई मतलब नहीं होता, इसलिए इसको ग्राउंडेड या रफ तरीके से हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, अब आगे कह रहा है कि रिफ्रैक्शन के थ्रू बेटा जो लाइट होती है वो किस तरीके से रिफ्रैक्शन करती है विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म। तो मैं प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन की बात करता हूं। देखिएगा, ये प्रिज्म रखा गया, तो प्रिज्म को नॉर्मली 2D में आप एक ट्रायंगल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की तरीके से शो कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा, ये आपका ग्लास प्रिज्म है, यहां पर बन रहा है एंगल, ये कौन सा एंगल है बेटा, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है बेटा, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखिए हो क्या रहा है, अगर मान लीजिए कोई लाइट रे आ रही है, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे आ रही है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस यहां PQ दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट पर, पॉइंट B पर इसने स्ट्राइक किया। अब जब पॉइंट B पर स्ट्राइक किया तो ऑब्वियस सी बात है ये एक रेयरर मीडियम है और प्रिज्म के अंदर एक डेंसर मीडियम है, तो ये एक रेयरर से डेंसर मीडियम में इंटर कर रही है। तो जब ये रेयरर से डेंसर मीडियम में इंटर करेगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या होगी, बेंड होगी। तो हमने इस सरफेस का नॉर्मल ये बनाया जो कि परपेंडिकुलर होगा, यहां पर ये इस सरफेस का नॉर्मल है, तो ये अपने सीधे रास्ते पे ना जाके, ये मैंने एक इमेजिनरी लाइन बनाई है इसके ओरिजिनल पाथ की बस, तो ये अपने सीधे रास्ते पे ना जाके टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या होती है बेटा, बेंड होती है। अब जब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी तो ये इस तरीके से पास होगी। अब ये इस पॉइंट C पर आई, अब ये पॉइंट C पर फिर से हमने नॉर्मल बना दिया है MM डैश, तो अब ये वापस से पॉइंट C पर आएगी, तो ये डेंसर से वापस से रेयरर मीडियम में जाएगी, तब ये क्या होगी बेटा, अपने नॉर्मल से और डिस्टेंस बनाएगी। तो इसकी एक्चुअल पाथ ये था, ठीक है, तो ये इसने डिस्टेंस बनाया, तो ये इमर्जेंट रे बाहर की तरफ निकल गई। अब एक्चुअल में यहां पर ओवरऑल हम लोग देखते हैं इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ और बाहर निकलने वाली इमर्जेंट रे के पाथ, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो हमने देखा इंसिडेंट रे को जब हमने आगे बढ़ाया तो वो ये लाइट E तक गई, और ये जो इमर्जेंट रे है जब इसको हमने पीछे तक बढ़ाया तो ये इंसिडेंट रे की लाइन को पॉइंट O पर कट कर रही है। तो इन दोनों के बीच यहां पर ये बना बेटा एंगल, दैट इज द एंगल, और ये एंगल टोटल क्या कहलाया बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन। यानी कि ओरिजिनल लाइट रे और इमर्जेंट लाइट रे के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, जो एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। देन इट मींस टू से कि लाइट इतना बेंड हुई, लाइट प्रिज्म के थ्रू पास होने पर इतना बेंड हुई, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है बेटा, समझ में आया, ये क्या हो जाता है बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन हो जाता है। ठीक है बेटा, अलग अलग प्रिज्म अगर आप यूज करते हैं बेटा तो अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन आएंगे, और ये जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है बेटा, ये कहीं ना कहीं इंसिडेंट एंगल, यहां पर जो इंसिडेंट एंगल होता है इस पर भी डिपेंड करता है, वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, इन सारी चीजों पे बेटा डिपेंडेंसी होती है एंगल ऑफ डेविएशन की। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं बेटा। इसके बाद आता है बेटा डिस्पर्शन। अगर मैं सिंपली बात करता हूं डिस्पर्शन की, देखिएगा डिस्पर्शन का मतलब होता है द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट बाय ए प्रिज्म इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज नोन एज द डिस्पर्शन। अगर यहां भाई डिस्पर्शन आ गया तो अब समझते हैं कि डिस्पर्शन की हिस्ट्री को भी थोड़ा देखते हैं। एक्चुअल में हुआ गया, सर आइजैक न्यूटन एक एक्सपेरिमेंट करने में लगे थे लाइट को लेकर, तो उन्होंने एक प्रिज्म लिया और एक व्हाइट लाइट उन्होंने पास की और सामने एक स्क्रीन थी। तो हुआ क्या, जब व्हाइट लाइट वहां प्रिज्म से पास हो रही है तो उनको ये डिस्पर्शन दिखाई दी, तो उन्हें पहली बार में ये लगा कि हो सकता है कि भाई ये व्हाइट लाइट इतनी अजीब सी क्यों दिखाई दे रही है, इतने तमाम सारे कलर क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो उन्हें ये लगा कि उनका प्रिज्म जो है वो काफी डर्टी है, तो उन्होंने गए और अपने प्रिज्म को अच्छे से साफ वाफ किया और उसके बाद दोबारा रखा। जब वो एकदम नीट एंड क्लीन कर लिया अच्छे से, फिर दोबारा रखा, फिर से लाइट पास की, तो फिर से देखा अरे यार ये तो फिर से कलर्स दिखाई दे रहे हैं। तो उसके बाद उनके दिमाग में ये आया कि अगर पहली बार में भी दिखाई दिया, दूसरी बार साफ करने पे भी दिखाई दिया, तो उन्होंने ये दिमाग में ले आया
कि भाई जो व्हाइट लाइट होती है वो कई सारे कलर से मिलकर बनी होती है और प्रिज्म के थ्रू व्हाइट लाइट को पास करने से वो लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है और हमें दिखाई देने लगती हैं। तो ये जो डिस्पर्शन का आइडिया था ये कहां का आया, ये न्यूटन से आया। बेटा किसने किया था ये एक्सपेरिमेंट? न्यूटन ने। ये जो एक्सपेरिमेंट आपको दिख रहा है बेटा, इस एक्सपेरिमेंट को न्यूटन ने किया था। किसने किया था बेटा? न्यूटन ने। ठीक है बेटा, तो न्यूटन ने क्या किया, एक प्रिज्म लिया, व्हाइट लाइट डाली। अब देखो व्हाइट लाइट, ये सनलाइट और बल्ब लाइट दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मली व्हाइट लाइट। जब ये प्रिज्म के अंदर गया तो ये डेविएट हो गया, यानी कि अलग अलग डायरेक्शंस में चला गया। देखो हर एक लाइन अलग अलग है। जब ये बाहर की तरफ आ रहा है तो सामने एक व्हाइट स्क्रीन थी, तो अलग अलग लाइट दिखाई दे रही है। तो सबसे नीचे आपको दिखाई दे रही है वॉयलेट और सबसे ऊपर दिखाई दे रही है रेड। तो बेसिकली वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरीके से हमें दिखाई दी। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा, सबसे नीचे अगर हमें दिखाई दे रहा है दैट इज वॉयलेट, तो इसका मतलब मैक्सिमम डेविएशन हुआ वॉयलेट का। और सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है रेड, तो इसका मतलब सबसे कम डेविएशन हुआ, लीस्ट डेविएशन हुआ रेड कलर का। ठीक है, तो अगर एक सनलाइट प्रिज्म से पास होती है तो लीस्ट डेविएशन रेड का होता है और मैक्सिमम डेविएशन वॉयलेट लाइट का होता है। ठीक है बेटा, अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा भाई देखो इनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग होता है। हर एक कलर की एक अलग अलग वेवलेंथ होती है। ठीक है, अब क्या होता है, वॉयलेट की वेवलेंथ काफी छोटी होती है इसलिए ज्यादा डेविएट करता है, इसकी वेवलेंथ काफी बड़ी होती है इसलिए कम डेविएट करता है। तो ये वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। आगे अब देखिए, इन कलर्स को याद करने का बड़ा अच्छा सा तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड विबग्योर। VIBGYOR, दैट इज कॉल्ड विबग्योर। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, दैट इज कॉल्ड विबग्योर। तो इन कलर्स को याद करने का एक तरीका होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड विबग्योर। आप इसके थ्रू इन कलर्स को लर्न कर सकते हैं बहुत ही इजीली। ठीक है, अब इन्हीं कलर्स के बैंड को, ये सभी कलर का जो बैंड है, एक ग्रुप है, इसको हम बोल देते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोल देते हैं बेटा? स्पेक्ट्रम। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा? The band of colors seen on passing white light through a prism is called spectrum। तो यहां पर हमें दिखाई देता है, यानी कि इन 7 कलर का बैंड जो होता है बेटा, ये क्या होता है? स्पेक्ट्रम। यानी कि जब किसी प्रिज्म से एक व्हाइट लाइट को पास करोगे तो आपको कुछ कलर्स के बैंड दिखाई देंगे एंड दैट बैंड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम बेटा। इन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा? स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो आपके ये हो जाते हैं 7 कलर के स्पेक्ट्रम। ठीक है बेटा, ये हो जाते हैं 7 कलर के स्पेक्ट्रम। ओके, समझ में आया? ओके, आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ नेचुरल से फेनोमेना होते हैं, इसको समझते हैं। देखिए बात कर लेते हैं रेनबो की। रेनबो कैसे बनता है? आपने रेनबो देखा होगा, बरसात होती है, रेनबो बनता है, बहुत ही खूबसूरत सा दिखाई देता है। तो ये रेनबो बनता कैसे है बेटा? एक्चुअल में रेनबो होता क्या, पहले इसको भी समझ लेते हैं। क्या रहा है, द रेनबो इज एन आर्क ऑफ 7 कलर। आर्क मतलब जैसे इस तरीके से दिखाई देता है ना आपको, रेनबो ऐसे दिखाई देता है, इसमें अलग अलग कलर फिल होते हैं, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो इसीलिए इसको क्या कह रहा है बेटा? दैट इज द आर्क। ठीक है, तो रेनबो इज एन आर्क ऑफ 7 कलर विजिबल इन द स्काई which is produced by the dispersion of the sunlight by the raindrop in the atmosphere। एटमॉस्फेयर में जो रेन ड्रॉप्स होती हैं, जब रेन ड्रॉप्स एक्ट लाइक अ प्रिज्म करती हैं तो वहां से हमें डिस्पर्शन दिखाई देता है और फिर रेनबो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, देखिए होता क्या है, ये सन है, ठीक है, मान लीजिए बारिश है या फिर बूंदे निकल आई। अब सन की रोशनी किसी पर्टिकुलर बारिश की बूंद पे ऐसी जा रही है कि वो बारिश की बूंद, ठीक है, वो रेन ड्रॉप क्या कर रही है, एज एक्ट लाइक अ प्रिज्म कर रही है। तो ये व्हाइट रे यहाँ से जा रही है और जैसे ही ये प्रिज्म की तरह एक्ट करने वाली रेन ड्रॉप में व्हाइट लाइट इंटर करती है तो ये अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। अब इनका यहीं पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो जाता है लाइट्स का। ठीक है भाई, देखो ऐसा नहीं है कि सारी लाइट रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेंगी, जहां हो रहा है लाइट रे का रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, वहीं से बाहर आ रही है, वरना बाहर चली जा रही है लाइट, नहीं पता चल रहा है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, सभी लाइट रे इस साइड में आई, अब यहां से बाहर की तरफ आई। तो अब ये जो बाहर आने वाली लाइट रे है ये अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती हैं और इस तरीके से जब ये लाइट रे हमारी आंखों तक आती हैं तो हमको ये 7 कलर का बैंड दिखाई देता है
विच इज कॉल्ड रेनबो। ये क्या दिखाई देता है बेटा? रेनबो। अगर आप रेनबो को केयरफुली देखेंगे तो सबसे नीचे आपको वॉयलेट और सबसे ऊपर आपको रेड कलर हमेशा दिखाई देगा। ठीक है बेटा, तो इसके पीछे का जो रीजन होता है ना बेटा, ये एक सिंपल सा रीजन होता है, कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एक तरीके से रेन ड्रॉप के थ्रू सनलाइट रे का रिफ्रैक्शन होता है। जब रेन ड्रॉप प्रिज्म की तरीके से एक्ट करने लगती है तो वहां पर हमें रेनबो की फॉर्मिंग दिखाई देती है बेटा। ओके, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, अगर मैं बेटा बात करता हूं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है? तो बेटा हम लोग ये कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर के थ्रू जो रिफ्रैक्शन होता है बेटा, एटमॉस्फेयर के थ्रू जो रिफ्रैक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ऐसा क्यों कहते हैं बेटा? थोड़ा सा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में कहीं ना कहीं हमारा जो स्पेस होता है, स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता है बेटा। स्पेस को हम लोग बोलते हैं वैक्यूम है, वहां पर कोई भी मीडियम नहीं है। लेकिन हमारे अर्थ का एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर होता है बेटा। हमारे अर्थ का एक पर्टिकुलर क्या है? एटमॉस्फेयर है। तो जी बेटा, जब हमारे अर्थ का एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर होगा तो कहीं ना कहीं वैक्यूम के कंपैरिजन में ये एटमॉस्फेयर क्या होगा? डेंसर मीडियम की तरीके से एक्ट करेगा। अब जब लाइट इस डेंसर मीडियम में आएगी, ठीक है, तो रिफ्रैक्ट करते हुए आएगी, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्रैक्शन थ्रू द एटमॉस्फेयर। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कॉज्ड बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके बेटा, आगे कह रहा है सम ऑप्टिकल फेनोमेना इन नेचर व्हिच अकर ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो कुछ ऑप्टिकल फेनोमेना देखते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार ट्विंकलिंग क्यों करते हैं? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है? एक्चुअल में भाई देखिए, थोड़ा सा इसको समझते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है। मान लीजिए ये अर्थ है और यहां पे कोई स्टार है। अब यहां एक पर्टिकुलर रीजन होगा, दैट इज अर्थ एटमॉस्फेयर। अब ये क्या होता है? अर्थ एटमॉस्फेयर में है क्या बेटा? एयर ही तो है। तो यहां से वैक्यूम से तो लाइट रे आ रही है। अब ये एयर है तो एयर कॉन्टिन्यूअस फ्लो है, तो कभी मीडियम डेंस, कभी रेयर, कभी डेंस, कभी रेयर, कंटिन्यू बन रहा है आपस में ही। ठीक है, तो ये बार बार लाइट रे क्या हो रही है? कभी इधर बेंड होती है, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। तो कभी एक पोजीशन पर कॉन्टिन्यूअस लाइट नहीं आती है। ठीक है, एक पोजीशन पर कॉन्टिन्यूअस लाइट नहीं आती, कभी कभी रुक रुक के आ रही है। भाई चलो इधर से आई, इधर से आई, इधर से आई। तो कॉन्टिन्यूअस एक पॉइंट पर लाइट कॉन्टिन्यूअस या स्ट्रेट नहीं आती है, वो रिफ्लेक्ट होते हुए आती है। बार बार रिफ्रैक्शन होता है क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिन्यू एयर ब्लो हो रही होती है, तो बार बार डेंसिटीज चेंज होती है, जिसकी वजह से ये रेयर डेंसर में बदलता रहता है। तो ये जो लाइट यहां से आती है वो रुक रुक के आती है। तो इस वजह से हमें जो स्टार्स होते हैं बेटा वो ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि बार बार यहाँ रिफ्रैक्शन होता रहता है लाइट का कॉन्टिन्यूअस। ओके, अगला दिया है द स्टार सीम्स हाइयर देन द एक्चुअली दे आर। ये कैसे होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए ये आपका अर्थ का सरफेस, यहां पर कोई स्टार है, यहां पर कोई स्टार है मान लेते हैं। अब होता क्या है बेटा, अगर यहां पे कोई स्टार है तो यहां पे ऑब्वियस सी बात है एटमॉस्फेयर का एक लेयर है, यहां से लाइट रे सीधे आ रही है, यहां से लाइट रे क्या आ रही है? सीधे आ रही है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा बेंड आती है, मान लेते हैं कि एक लाइन को हम ऊपर खींच देते हैं, ये मान लीजिए थोड़ा सा बेंड आ रही है, तो ये इस एंगल पर आ रही है लाइट रे। अब ये जब इस सरफेस के अंदर आएगी तो ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि डेंसर में आ रही है। अब जब मैं इस लाइट को आगे की तरफ बढ़ाऊंगा तो पता चलेगा ये लाइट मुझे यहां कहीं दिखाई देगी। तो इस स्टार की पोजीशन बेटा हमें यहां कहीं दिखाई देगी। आपने रिफ्रैक्शन में देखा होगा कि जब रेयर से डेंसर, यानी कि एक तरीके से हम लोगों ने क्या किया था, ये बनाया था और क्वाइन यहां रखी थी, और क्वाइन का अपीयरेंस कहां होता है बेटा? ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। तो जब रेयर से डेंसर में आप देखोगे तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा था, लेकिन जब आप डेंसर से रेयरर में देखोगे तो ये और ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, यानी कि ये आई से क्लोज हो रहा था और ये आई से और डिस्टेंस बनाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि अभी आप रेयरर में थे और आप डेंसर में देख रहे थे, यहां आप डेंसर में हो और रेयरर में देख रहे हो, तो स्टार की पोजीशन और नीचे की बजाय और ऊपर शिफ्ट होती हुई दिखाई देती है, कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ओके बेटा,
एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट को भी समझते हैं। बेसिकली 2 मिनट का फर्क आता है, 2 से 2.5 मिनट का फर्क आता है, समझते हैं कैसे होता है। मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, इसके कुछ पर्टिकुलर लेयर्स होते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक लेयर होगा, ये मान लेते हैं एक लेयर ये है और इसके अंदर एक लेयर और बना लेते हैं हम लोग, बस 2 लेयर बनाते हैं, 2 लेयर में हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर सन है, अब यहां से लाइट रे आई ऐसे, ठीक है। अब ये इस मीडियम में गई तो ये थोड़ा सा बेंड होगी, सॉरी, अब ये जब इस मीडियम में जाएगी तो थोड़ा सा क्या हो जाएगी बेटा, बेंड हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा बेंड हो गई, ठीक है। इस मीडियम में आई, थोड़ा सा और बेंड हो गई, तो इस पोजीशन तक आ गई। तो यहां इस पर्सन, यहां इस पॉइंट पर, ठीक है बेटा, इस पॉइंट पर जो पर्सन है इसको डायरेक्टली सन दिखाई देना पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर यहां से मैं सीधे स्ट्रेट लाइन पास करूंगा तो भी इसके टेंजेंशियल पाथ से पास हो जाएगी, लेकिन इसको दिखना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जैसे ही सनलाइट एटमॉस्फेयर में आएगी वो बेंड होती होती यहां तक पहुंचेगी। तो कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, सन की पोजीशन को ये पहले ही देख लेता है, जब एक्चुअल में सनराइज इसके लिए नहीं है, बट इसने सन की पोजीशन को पहले ही देख लिया है, सनराइज को पहले ही देख लिया, ये एडवांस सनराइज हो जाता है। क्यों? कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सेम यही रीजन आता है बेटा डिले सनसेट का। सनसेट हो गया है इसके लिए, सेम देखिए इसी फिगर में सनसेट हो गया, लेकिन सनसेट और ज्यादा हो रहा है, तब तक इसको सन दिखाई देगा जब तक कि पूरा इसके आंखों से सामने से गायब ना हो जाए। तो ये डिले सनसेट इसे दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? डिले सनसेट, कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एक्चुअल में सनसेट हो चुका होता है, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से इसे सन दिखाई देता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं डिले सनसेट एंड एडवांस सनराइज, ठीक है, अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट। तो ये सब बेटा कुछ बेसिक कॉज होते हैं हमारे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, ठीक है बेटा। तो ये काफी इजी सा चैप्टर भी होता है, आपको थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा केयरफुली इस चैप्टर्स को देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा बेटा। ओके, होप। तो देखिए फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा बेटा, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बात की सबसे पहले प्रिज्म के थ्रू लाइट किस तरीके से डेविएट करती है, उसके जो डिस्पर्शन होते हैं, और डिस्पर्शन का प्रैक्टिकल कहां से आया, किस साइंटिस्ट के थ्रू आया, स्पेक्ट्रम क्या होता है, अब यहाँ जो इस रेनबो की फॉर्मिंग कैसे होती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे होता है, इन सारी चीजों को बेटा हम लोगों ने देखा। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने फिलहाल इस चैप्टर में ये सारी चीजें देखी। बाकी की चीजें बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन उससे पहले आपको इन चैप्टर्स को प्रॉपर अपनी बुक की रीडिंग करिए। अगर आपको कोई डाउट्स जनरेट होते हैं बेटा तो उसको डिस्कस करिए। ओके बेटा, ओके बेटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।